डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मॉड लगाना चाहे मॉड लगा दीजिए, ठीक है, कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव है। जो आगे फैक्टर है वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से O2 के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा रेट ऑफ डिसअपियरेंस O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसमें भी मॉड लगाना चाहे मॉड लगा दिए। मॉड का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। चलिए, तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर थोड़ा सा। लिखिए, हैबर प्रोसेस लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया वाली रिएक्शन क्या थी, N2 + 3H2 gives rise to 2NH3। ये रिएक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द रिएक्शन 2 moles of nitrogen disappears in 1 minute. In 1 minute, find first rate of reaction, दूसरा rate of disappearance of hydrogen, तीसरा rate of appearance of ammonia। तीनों चीज बतानी। चलिए, इसके अंदर हम एज्यूम कर लेंगे जो हमारा कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा है इज 1 लीटर, आसानी के लिए, ठीक है, तभी तो कंसंट्रेशन निकल पाएगी। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमको मालूम है कि नाइट्रोजन के 2 मोल्स डिसअपियर हो रहे हैं, कितने टाइम में, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। तो ये वैल्यू जो है वो क्या आई, चेंज इन नाइट्रोजन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही आई ना। तो यहाँ से क्या बन गया ये, 1/30। अच्छा, ये मोल है 1 लीटर, तो यहाँ पे 1 लीटर से मुझे क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड भी कर देना चाहिए, ताकि डिवाइडेड बाय 1 लीटर कंसंट्रेशन प्रॉपर होगी। ओके, तो ये आ गया मेरा 1/30, यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इक्वेशन हमको पता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं, तो फटाफट रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख दीजिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, माइनस साइन के साथ, इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी।
इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। ठीक है, तो देखिए इस वाली इंफॉर्मेशन से हमें एक वैल्यू मिल गई। कौन सी वाली? ये। ठीक है ना, तो ये वैल्यू मिल गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? बोलिए 1/30। हाँ, तो पहली वैल्यू आ गई, क्योंकि यही तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख लिए रेट ऑफ रिएक्शन 1/30। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगी? ये वाली बात सबको समझ में आ गई? रेट ऑफ रिएक्शन वाली 1/30 आया। क्या आया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन? 1/10। यस, ये वाला फैक्टर जो है ये किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो यहां से वी नो क्या 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? 1/30 के। तो यहाँ से डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू 3/30, दैट इज 1/10। बोलिए, ठीक है? और यही क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन गैस डिसअपियर हो रही है। और डिसअपियरेंस में हमने क्या सीखा था? सिर्फ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम लेते हैं, ना तो कोएफिशिएंट आता है जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ना साइन आता है। तो वही काम हमने कर दिया, सिंपल। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया लिखिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? करिए, और भी लोग करें। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये हो गया। और हमको यहाँ से इस रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन वाली स्टेटमेंट से क्या मिल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 1/30, दैट इज 1/15 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। हो गया सबका? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, 2 moles of N2O5 gives rise to 2 moles of NO2 plus O2। ये रिएक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस
of nitrogen dioxide is 1 mole per liter per second. Rate of appearance of NO2 is 1 mole per liter per second. Find rate of reaction. First part. Second part, rate of disappearance of N2O5. बिल्कुल पुराने जैसा ही है, ट्राई करिए। सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखना आना चाहिए, तभी होगा। तो क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है कि डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं इसके बराबर लिख दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to 1/2 into 1, that is equal to 1/2 mole per liter per second। हो गया। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, किसी की वैल्यू आई रेट ऑफ डिसअपियरेंस की, हाँ, ऑफ N2O5 क्या है, ये है डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन है 1/2। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। यही है ना, इन दोनों को देखिए, तो ये डिसअपियरेंस है इतना वाला पार्ट, इसको इधर ले आऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया है, 1/2, देन 2 इंटू 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल कम आउट 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए, तो एवरेज के ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर लिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस। चलें, इंस्टेंटेनियस।
रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? व्हेन टी टेंड्स टू 0, जब टाइम कितना हो जाए? तकरीबन 0 हो जाए, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो इसको कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को? इसको अब स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। कोई भी कोएफिशिएंट दे दिए, यहाँ 2 दे देता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 4। चलिए डी में कुछ नहीं देते, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस विल बी रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर will be equal to -1/2 del A by del T। बस डेल लग गया है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन वाला साइन। दूसरा -1/3 del B by del T, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। डी का मतलब है इनफाइनाइटली स्मॉल, और डेल्टा जो बनाते हैं उसका मतलब है फाइनाइट। तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में इनफाइनाइटली स्मॉल ही कंसंट्रेशन के अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है ना, इसलिए उसके साथ भी यही लगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी के लिए यहीं लिख देता हूँ 1/4 डेल सी बाय डेल टी इज इक्वल टू 1/1 डेल डी बाय डेल। तो ये सिंपल उसी की कॉपी है, बस इसमें क्या किया है, टाइम को हमने इनफाइनाइटली स्मॉल यानी टेंड्स टू 0 कर दिया है। लिख लिया ना सबने? चलिए थोड़ा ग्राफ बना के देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या थे? ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी, 2, 3, 4 ये था। यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होती जाएगी, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन कम हो रही है। प्रोडक्ट की बनाइए, प्रोडक्ट के लिए अब रिएक्टेंट में कोई भी ले लीजिए, चाहे ए ले लीजिए और चाहे बी ले लीजिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा है? सी या डी, दोनों में से कोई ले लीजिए टाइम के साथ। इसका क्या होगा? ग्राफ बढ़ेगा। शुरुआत कहाँ से करें? 0 से, 0 से, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो ऐसे जाएगा। और एक टाइम आएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, और इसकी भी कंसंट्रेशन एक टाइम पर रिएक्टेंट की क्या हो जाती है? तकरीबन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ।
हम्म तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, तो कैसे इसका अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए जरा सा। स्लोप डेल ए बाई डेल टी, डी ए बाई डी टी कह दी, ठीक है, यही तो होगा। अगर ए और टी के बीच में मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है तो डी ए बाई डी टी होगा, और अगर बी और टी के बीच में किया है तो डी बी बाय डी टी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने ग्राफ किसके किसके बीच में किया है। स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही तो होता है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ कर्व कहते हैं। और कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये तो डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं अगर इक्वेशन दी हुई है, और अगर इक्वेशन नहीं दी हुई तब क्या करेंगे, तब हम एक कोई भी पॉइंट, मान लीजिए टाइम यहाँ पर 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड, मुझसे कहा कि 5 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताइए, स्लोप बताइए। तो कैसे आएगा, इस 5 सेकेंड पे जा करके मैं ये पॉइंट ले लूँगा और इस पॉइंट पे क्या बनाऊंगा, बोलिए टेंजेंट, ये टेंजेंट, और ये टेंजेंट को क्या करूंगा मैं, एक्स एक्सिस से यानी टाइम वाले एक्सिस से मिला दिया, तो यहाँ पर मुझे एंगल मिल जाएगा, ये रहा थीटा। तो कौन सा वाला एंगल लेंगे, हाँ पॉजिटिव वाला, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा दिया है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था, स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, लेकिन थीटा कौन सा वाला होता है, थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बार बार बता रहा हूँ, ये गलती क्योंकि हो जाती है, ठीक है बेटा। ये वाला एंगल दिया है तो हम क्या करेंगे, खट से 180 में से माइनस कर देंगे। अब ऐसे बताओ, माइनस मत करिए, इसी को ले लीजिए, माइनस साइन बाहर लगा दीजिए, वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा, ओके। तो यहाँ पे बताइए स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, इस वाले में रिएक्टेंट वाले में स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हम देख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने बताया था कि अगर लाइन जो है वो ढलान हो, उतर रही हो, तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि वो कम हो रहा है, ठीक है ना, वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पे स्लोप मान लीजिए, यहाँ पर भी टाइम ले लेता हूँ, 10 सेकेंड ले लिया यहाँ पे, 10 सेकेंड प्रोडक्ट के लिए, तो क्या करेंगे, 10 सेकेंड पे पॉइंट ले लेंगे, ये रहा पॉइंट, ओके, ये रहा। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पर भी टेंजेंट खींचेंगे, ये रहा टेंजेंट, हो गया।
अब यहाँ पे ये लाइन इधर आ रही है तो थोड़ा सा मुझे इस लाइन को इधर बढ़ाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल कौन सा होगा, ये वाला थीटा। तो ये कौन सा एंगल होगा, ये 90 से कम है, 90 से कम है तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप विल बी पॉजिटिव एंड दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा और d प्रोडक्ट अपॉन dt, यानी प्रोडक्ट मैंने p लिख दिया है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट लिख सकता था। अब ये कौन सा रिएक्टेंट लेना है, ये ग्राफ दिया होगा, उसी के एतबार से रिएक्टेंट लेना होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार दोबारा हो गई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, चलिए। टाइम, एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते, 5 मिनट लगेगा। वही लेते हैं अपना हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, N2 + 3H2 gives rise to 2NH3। इसमें टाइम क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू, हाइड्रोजन का 10, 6, 2, 4, ये है 10, ये है 6, ये है 2, ये है 4। चलिए तो बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बताना है। कैसे किया जाए, बोलिए। ये है हाइड्रोजन और टाइम के बीच में, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ। जब ऐसे 2 पॉइंट दिए हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को x2 y2, ठीक है ना। और इससे स्लोप कैसे निकालते हैं, इससे स्लोप निकालते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये भी स्लोप निकालने का तरीका है, सबसे पहला और बेसिक तरीका तो यही है जो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है, बोलिए, 6 -6, और सॉरी माइनस लगा दी, 6, और y1 की वैल्यू कितनी है, -10 डिवाइडेड बाय x2, यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस x1 कितना है, 2, तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4/2। तो क्या आ गया, बोलिए, -2 मोल
पर लीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये स्लोप है क्या, फिर से हमने बताया था डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, यही है, क्योंकि हाइड्रोजन और टाइम के बीच का है ना, तो इसलिए डेल्टा एच बाई डेल्टा टी हो गया। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना तो आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। अब तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको कौन सी वैल्यू मिली है, ये वाली वैल्यू मिली है, तो इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करेंगे फ्रॉम हेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा एच बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, -2। तो आंसर क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए माइनस इसीलिए लिया था यहाँ पर, ठीक है ना, यही आया। दूसरा क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रेट लॉ के कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, ठीक है। ये बताइए, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया है, तो एक टेस्ट हो जाए छोटा सा।